है, अगर वो वापस आ गई है तो मेरा ख्याल है ये दुबई सैर सपाटा ही करने गए। हमारा जो मेन डिफेंस है, गवाह है कतर के प्रिंस, उनका बयान लेने JIT के मेंबरान अभी तक कतर क्यों नहीं गए? इनका कतर न जाना हकाइक को छुपाने के मुतरादिफ। मुझे नजर आता है कि इनके पास कोई सबूत नहीं है, ये सिर्फ जो है ना मामला को उलझाने के लिए बार बार बुलाते रहे हैं। मैंने उनसे एक सवाल ज़रूर पूछा JIT से कि मुझसे आप ये सारे सवाल पूछ रहे हैं, मुझसे आप सारे डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, मुझे आज कम से कम मेरा इतना हक है कि मैं पूछूं कि मेरा कसूर या कोई इल्ज़ाम है वो भी बता दें। JIT वालों से मैंने पूछा, मैंने कहा आप मुझे काइंडली ये बताइए कि हम पे इल्ज़ाम क्या है। उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, पनामा केस में वज़ीर आज़म साहब यानी शरीफ ख़ानदान से जो सवालात किए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जो JIT बनाई गई है उसमें पेशियों का सिलसिला जारी है और आज मरियम सफदर वज़ीर आज़म साहब की साहबजादी की एक बड़ी अहम पेशी हमने देखी है। लेकिन जब वो बाहर आईं और उन्होंने मीडिया से बात की, गो कि उन्होंने सहाफ़ियों के सवालात नहीं लिए, मीडिया टॉक उस लिहाज से नहीं की, बहुत सारे सवालात थे जो सहाफ़ी उनसे करना चाहते थे, लेकिन अपनी जो बात थी वो ज़रूर उन्होंने कह दी और उन्होंने भी वही बातें की जो हुसैन नवाज़ और हसन नवाज़ पेशी के बाद करते नज़र आए कि आखिर उन्हें भी नहीं पता कि उनका कसूर क्या है, उन पर इल्ज़ाम क्या है। तो ये बहन भाइयों की मासूमियत भी हमने देखी है। हुसैन नवाज साहब ने जिस तरीके से बात की, हसन साहब ने बात की और आज मरियम सफदर साहिबा ने भी यही बात की है। JIT के मेंबरान पर तनकीद के निश्तर भरपूर अंदाज में चलाए जा रहे हैं। अभी आपने आसिफ किरमानी साहब को भी सुना और इन्होंने ये तक कहा कि 10 जुलाई के बाद तुमसे हिसाब लेंगे। तो ये जो धमकियां हैं ये क्यों दी जा रही हैं JIT के मेंबरान को? और फिर से साजिशों का जिक्र आज मरियम सफदर भी करती हमें नजर आई हैं। उन्हें भी यही लगता है कि कुछ अनदेखे हाथ हैं जो साजिश कर रहे हैं वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़। उन्होंने कहा कि ये पहला मौका नहीं है कि मुझे इसमें फंसाने की कोशिश की है। डॉन लीक्स में भी मेरा नाम सामने लेकर आए थे और ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए है कि मैं वज़ीर आज़म की बेटी हूँ, कि दिल के बहुत करीब हूँ, वो नरम गोशा रखते हैं मेरे लिए, उनको तकलीफ़ पहुँचाने के लिए ये तमाम चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। एक तरफ तो आपने देखा होगा कि जब वो पहुँची और जिस अंदाज में एक पुलिस एहलकार SP अरसला सलीम ने उन्हें सल्यूट किया है, उस पर उनसे जवाब भी तलब कर लिया गया है, नोटिस भिजवाया गया है, क्योंकि मरियम सफदर जो हैं वो एक आम शहरी की हैसियत से वहाँ पर गई थी। तो उनके पास कोई पब्लिक ऑफिस नहीं है, वो कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, तो फिर किस अंदाज में उन्हें सल्यूट किया गया। और यही नहीं बल्कि एक जगह पर तो एक पुलिस एहलकार ने कैप्टन सफदर को भी सल्यूट किया है। ये सिर्फ सल्यूट नहीं है, ये उस गुलामाना जहनियत की अक्कासी भी करता है जो शायद पाकिस्तान में हमेशा से एक रविश रही है और अभी तक शायद हम इसके चुंगल से उस तरीके से निकल नहीं सके हैं। ये सल्यूट बहुत कुछ बता रहा है हमारे अशराफिया, हमारे हुक्मरान जो अब हैं या इससे पहले रहे हैं, कि किस अंदाज में उन्होंने रियासत के इदारों को हमेशा अपने लिए ही रखा है। बहरहाल इसका तो जवाब वो देंगी, लेकिन एक चीज़ जो मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी, जो कि मेरी अपनी ज़ाती राय है, आज सुबह हमारी ट्रांसमिशन ये हो रही थी और उसमें भी मैंने ये जिक्र किया था, एंड आई वुड लाइक टू रिपीट माई सेल्फ हियर, कि आज मरियम बीबी जब बात कर रही थी तो उन्होंने कुछ अजीम हस्तियों के नाम लिए। उन्होंने बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम का नाम लिया, उन्होंने बीबी फ़ातिमा अलैहिस्सलाम का नाम लिया। ये वो अजीम हस्तियां हैं कि जिनकी जूती के बराबर भी हमारी हैसियत नहीं है, जिनके पाँव की खाक भी हम नहीं हैं, और उनका जिक्र, उनकी मिसालें आप एक ऐसे केस में दे रही हैं जहां पर आप पे और आपके ख़ानदान पर करप्शन के और मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं, इल्ज़ामात लगाए गए हैं। और सिर्फ यहीं पर बात ख़त्म नहीं होती, इनके शौहर कैप्टन सफदर साहब ने तो कूफे वाले भी कह दिया उन लोगों को जो कि उन्हें लगता है बकौल उनके कि उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा था वो भी आप सुनिए। नवाज शरीफ साहब को अगर 12 अक्टूबर का वो यलगार पाकिस्तान की खिदमत से रोक नहीं सका तो सुन लो कूफे वालों, तुम्हारी चालें उल्टी चल जाएंगी इंशाल्लाह ताला। लोगों की बेटियों की इज्जतें उछालनी, लोगों की बेटियों को डी चौक में लाकर नाच गाने करवाने, ये तो बड़ा आसान काम है। जब अपने घर पे बारी आएगी तो इमरान खान साहब
मैं गैरतमंद बाप के लिए सवाल करता हूँ, पता नहीं आप पे उस वक्त ये वक्त कैसा गुजरेगा। नवाज शरीफ साहब तो हर मैदान में अल्लाह ने उनको सरखुरू कर दिया है। कूफे वाला करार दिया उनको, जो कि बकौल कैप्टन सफदर शायद साजिशें कर रहे हैं इनके मुखालिफिन, इनके खिलाफ। लेकिन एक और चीज़ जो कि कैप्टन सफदर की ही नहीं, अगेन उस माइंडसेट की अक्कासी करती है जो कि हमने ख्वाजा आसिफ से भी सुना जब ट्रैक्टर ट्रॉली के अल्फाज इस्तेमाल किए गए एक खातून मेंबर असम्बली के लिए, जब वज़ीर आज़म साहब ने अपने जलसे के अंदर ये कहा कि देखें मेरे जलसे में ख़वातीन कैसे हाथ पे हाथ बांध कर खड़ी हुई हैं और धरने वाले जो थे या किसी और सियासी जमात की ख़वातीन वहाँ पर क्या कर रही होती हैं। ये ख़वातीन उस वक्त क्यों नहीं याद आई जब मॉडल टाउन में इन लोगों पर गोलियां बरसाई जा रही थी। वो भी औरतें थीं, वो भी किसी की माएँ बहनें और बेटियां थीं। लेकिन जब बात अपने घर की आई है तो ये कह दिया गया कि मरियम कौम की बेटी है। लेकिन अगर आप उनको मुमकिना अगले सियासी लीडर के तौर पर देखते हैं, अगले वज़ीर आज़म के तौर पर देखते हैं, तो फिर इसमें बुराई क्या है, इसमें कबाहत क्या है कि अगर वो GIT के सामने पेश हुई हैं। बहरहाल इन तमाम चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे। और आज क्योंकि 5 जुलाई भी है, यहाँ पे ये हवाला भी देती चलूँ कि मुस्लिम लीगी जितने भी हैं आज, उनकी तरफ से 5 जुलाई का हवाला दिया गया। लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में, किस लिहाज से कि जी जमहूरियत को बचाने के लिए जो उनकी कोशिशें और काविशें हैं उसको शरीफ ख़ानदान के एहतसाब के साथ जोड़ा जा रहा है। आज इन्हीं तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। कुछ देर में मुझे यहाँ इस्लामाबाद में भी मेहमान ज्वाइन करेंगे, लेकिन मैं आगाज़ करूँगी कराची में। अली जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है। अली अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सादिया कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। अली ये बताइएगा कि आज क्या वजह है कि वही सवाल मरियम बीबी की तरफ से भी किया गया जो हुसैन और हसन पूछ रहे हैं कि जी हमारा कसूर क्या है, हमारा इल्ज़ाम क्या है। आखिर वाकई इतनी मासूमियत है कि अभी तक यही नहीं पता चल रहा कि इतने अरसे से क्या केस चल रहा है, क्या चार्जेस हैं? मैं सादिया आपके तवस्सुल से पूरी कौम जो देख रही है, सारे दुनिया में भी देखा जाएगा। बात मैं जरा क्लियर कर दूं क्योंकि शायद ये इनको समझ में नहीं आ रही कि इनके ऊपर चार्जेस क्या है, इनका क्राइम क्या है। तो मरियम बीबी, क्वीन बी का क्राइम एग्जैक्टली वही है जो अयान अली का था, मनी लॉन्ड्रिंग। वो पकड़ी गई थी बैग में से कैश लेके, तो ये पता चला जी बाद में कैश तो निकाल के वो एसेट्स पकड़े गए उनके बाद में। देखें ये बड़ा ही कोई कमाल का ड्रामा है कि मरियम सफदर साहिबा जो हैं वो वहां खड़े होके और इस किस्म की बातें करें बाहर। और मुझे एक चीज और भी, जो अंदर से बाहर निकलता है GIT से वो अटैक कर देता है इमरान खान पे। ओ भाई, क्या इमरान खान ने GIT बनवाई है? मतलब ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई, हैंड पिक किए लोग GIT के लिए। दे आर आंसरिंग टू द सुप्रीम, जवाब दे वो सुप्रीम कोर्ट को है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत बने। ये जनाब आगे शुरू हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद वो एक है ना उड़ता, तो अभी तक ऐसा ही हो रहा है, चाहे वो मरियम गई हैं, हसन हुसैन, इसहाक डार, वजीर आजम साहब के जाते तो सब वो वेव करते हुए और विक्ट्री के साइंस बनाते हुए हैं, लेकिन जब बाहर आते हैं तो फिर GIT पर और मुखालिफिन पर बरसना शुरू कर देते हैं, तब गुस्सा जो है बढ़ जाता है। मेरी एक ख्वाहिश भी है, दुआ भी है, और मैं हाथ उठा के सबको कहता हूं दुआ करें। इंशाअल्लाह एक दिन आएगा और अनकरीब आएगा कि ये सारी, अल्लाह करे कि GIT की जितनी भी प्रोसीडिंग्स हो ना वो इन कैमरा रिकॉर्ड हो रही हो, और अल्लाह करे ये सारी प्रोसीडिंग्स एक दफा पब्लिक में आ जाए बाहर। मैं पहले दिन से कह रहा हूं उसको लाइव दिखाएं, पता चल जाएगा कि अंदर होता क्या है। झूठ बोलते हैं बाहर आके, बिल्कुल एब्सोल्यूट रबिश आके बात करते हैं। और वो इसहाकदार ने जो कल की थी, मैं तो उनको कल चैलेंज कल से कर रहा हूं, इसहाकदार साहब। अच्छा, ये भी एक कमाल है वैसे साथ, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हमारे मुल्क में दो ऐसे हैं, दो लोगों के ऐसे बच्चे हैं जो कि बड़ी ही कम उम्र में 17, 18, 19 साल की उम्र में ग्लोबल मल्टी मिलियनर्स बन गए। एक नवाज शरीफ के साहबजादे दोनों, क्योंकि इतनी, और साहबजादी भी माशाल्लाह अरबों रुपए की प्रॉपर्टियां उनके नाम पे आ गई। और एक इसहाकदार, उनके भी जो 2 बेटे हैं वो भी 18, 20 या 22 साल की उम्र में एमिरेट्स में वला खरीद रहे थे। अभी पिछले कुछ 6-8 महीने पहले, मैं तो चैलेंज कर रहा हूं ना, मैं ये चैलेंज कर रहा हूं, आई होप कि वो मुझे कोर्ट में लेके जाए इसहाकदार। मैं तो नंबर दे रहा हूं, E144 वेला नंबर, जो अभी 45 मिलियन दिरहम का फॉर सेल लगाया। 60 मिलियन दिरहम के भी ऊपर का तो खाली प्लॉट खरीदा है अभी उनके एक बेटे ने, जिसपे और महल बन रहा है, जो कि एक इंडियन आर्किटेक्ट बना रहा है।
और सारे उनके बिजनेस पार्टनर वहां दुबई में इंडियन है। ये भी एक कमाल है। बाहर आके जिस किस्म की गुफ्तगू उन्होंने की है बिलो द बेल्ट, बिल्कुल ही मैं तो एक सवाल पूछ रहा हूं ना, मैंने तो उनको कोई नेम कॉलिंग नहीं करा। सागदार साहब फाइनेंस मिनिस्टर, बिल्कुल सही। और आप कह रहे हैं कि आप सवाल पूछ रहे हैं और चैलेंज कर रहे हैं। साथ मुझे अली एक ब्रेक की तरफ जाना है, ठीक है? ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ और चीजें हैं जो आज मरियम सफदर साहिबा ने की हैं, और मेहमानों का तारुफ भी करवा दूं यहाँ पर जो हमें मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुस्तफा नवाज खोकर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। बैरिस्टर अली जफर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सीनियर आईनी और कानूनी माहिर हैं। आपको भी खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू रखेंगे। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक, यू वॉचिंग 92@8 विद सादिया अफजाल। इससे पहले कि मैं दीगर मेहमानों से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूं, यहाँ पे ये भी बताना ज़रूरी समझूंगी कि मैंने परसों भी अनाउंस किया था और आज फिर बता रहे हैं कि ये फोरम हमेशा से तमाम सियासी जमातों के लिए ओपन रहा है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो कि हुकूमती जमात है। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि गैर एलानिया लोड शेडिंग के बाद शायद गैर एलानिया बॉयकॉट भी उनकी जानिब से हो चुका है इस टॉक शो का। हालांकि 92 ने हमेशा उन्हें मौका फराहम किया है कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सामने रख सकें। बहरहाल आज जो बहुत ज़्यादा बात हो रही है और इस पर गुस्सा भी दिखाया जा रहा है शरीफ ख़ानदान के तमाम अफराद की तरफ से कि हमारी बेटी को, एक कौम की बेटी को इस तरीके से GIT ने बुलाया है। आज 5 जुलाई के हवाले से भी बहरहाल जमहूरियत को बचाने का दावा जो है वो नून लीगी अराकीन की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन जनरल ज़ियाउल हक से उनका क्या ताल्लुक़ था शायद वो भूल गए हैं। मैं इससे पहले कि मुस्तफ़ा से बात करूं और बैरिस्टर साहब की जानिब जाऊं, मैं चाहूँगी नाहिद खान साहिबा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की करीबी साथी, हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। और आज जो बातें हो रही हैं एक खातून को लेकर, क्या इससे पहले क्या कौम की बेटियाँ पेश नहीं हुई? क्या उन्होंने अदालतें और GIT के सामने हाजिरियाँ नहीं दी? नाहिद खान साहिबा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सादिया बीबी, कैसी है नाहिद खान साहिबा? बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है। आज ये जो तमाम चीज़ें, एक तरफ तो 5 जुलाई के हवाले से जो मुस्लिम लीगी अराकीन अपना बयान दे रहे हैं और दूसरी तरफ मरियम सफदर की पेशी को लेकर ये जो बातें की जा रही हैं, आपने तो बहुत करीबी वक्त गुजारा है मोहतरमा के साथ, कैसे देख रही हैं? क्यों सिर्फ और सिर्फ मरियम कौम की बेटी और बाकी जो ख़वातीन हैं उस वक्त क्या सलूक किया जाता था इनके साथ? देखिए सादिया बीबी, मैं एक तो सुबह से लाइव चैनल्स दिखा रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़ी हेड ऑफ द स्टेट कोई जा रहा है अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने के लिए, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मरियम ने जो बातें आज की है, लेट्स मैं कट इट शॉर्ट, ये मरियम बीबी ने जो आज बातें की हैं, देखिए मरियम के खिलाफ केस पाकिस्तान में किसी ने नहीं बनाया, या मरियम साहब के जो साहिबा के जो वालिद है उनके खिलाफ या उनके भाइयों के खिलाफ पाकिस्तान में किसी ने एलिगेशन नहीं उन पे लगाया। ये एक इंटरनेशनल एक लीकेज हुई है जिसको पनामा लीक्स के, पनामा एक जगह है जहाँ ऑफशोर कंपनियां बनती हैं, वहां पे ये लीक्स हुई हैं और उसमें ये ऑफशोर कंपनियों का आया। ऑफशोर कंपनियां सारी दुनिया के अंदर लोग बनाते हैं, लेकिन इनके साथ सिंपल सवाल इनसे कोर्ट ने पूछा है, आपने सब कुछ बनाया, हम सब कुछ एक्सेप्ट करते हैं, आपने पैसा है आपके पास, हम एक्सेप्ट करते हैं, कहाँ से लिया, लेकिन सिर्फ मनी ट्रेल तो बता दें कि आपने पैसा कहाँ से ट्रांसफर किया, कहाँ से कमाया आपने। तो मैं समझती हूँ कि इस पे इतना जिटरी होने की जरूरत नहीं थी। मरियम ने जिस तरह बाहर निकल के GIT को क्रिटिसाइज किया, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के अदारों को क्रिटिसाइज किया, जिस तरह उन्होंने यानी इनडायरेक्टली थ्रेट्स किए कि जैसे पाकिस्तान की सिक्योरिटी अगर मियाँ साहब हुकूमत में नहीं रहेंगे तो खुदा न खास्ता पूरे पाकिस्तान की सिक्योरिटी स्टेक पे चली जाएगी। ऐसी बात नहीं है, इससे पहले भी सब कुछ होता रहा। इन्हीं के गुरु थे जिन्होंने भुट्टो साहब की हुकूमत आज के दिन हटाई कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाया था, असेंबलीज डिसॉल्व की थी, और जिस तरीके से
क्लाशनकोव कल्चर, ड्रग कल्चर, और जिस तरीके से बट आज वही लोग जमहूरियत बचाने का दावा भी करते नजर आए। यही मैं कह रही हूँ ना कि आज जिस वक्त औरतों को शाही किलों में डाला गया था, जिस वक्त औरतों को जेलों में घसीटा गया था, इस तरीके से बीबी के साथ जो कुछ किया गया कि इवन जेल के अंदर हम जब कोर्ट के अंदर जाते थे केस भुगतने के लिए तो वहां से कुर्सियां भी उठा ली जाती थी। लाहौर हाई कोर्ट में अगर आपको याद हो हमारे ऊपर अटैक बीवी के ऊपर हुआ था, जिसमें मेरी टांग पे आज भी जख्म है उसके। तो बात यह है कि वो भी कौम की बेटी थी। अगर मरियम कौम की बेटी है तो बेनजीर भुट्टो भी एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की बेटी और खुद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी, वो भी कौम की बेटी थी। और जो मतलब नाहिद साहिबा एक सवाल का ये भी जवाब दीजिएगा कि जिस तरह बीबी की स्ट्रगल की और बाकी आप अपनी भी उस वक्त जितनी खवातीन वर्कर्स थी उनकी स्ट्रगल की जब बात कर रही हैं, तो एक तरफ जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज मरियम सफदर को अगले मुमकिन वज़ीर आज़म के तौर पर अपने लीडर के तौर पर देखते हैं कि जी ये हमारी जमात को चला रही होंगी, लीड कर रही होंगी, तो फिर इनको ये भी मिसालें सामने रखते हुए पता चलना चाहिए कि इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, कि जनाब जहाँ पे हर चीज़ बहुत ही आसान है, अगर खातून हैं आप तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता अगर आपने सियासत में आना है और लीडर बनना है। मरियम बीबी इन्होंने वो दौर नहीं देखा मार्शल का जो हमारी पार्टी ने देखा है, जो जियाउल हक का मार्शल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और उन कारकुनों ने देखा है, वो इन्होंने नहीं देखा। उस वक्त फांसियां हुई थी, उस वक्त कोड़े लगे थे कारकुनों को, उस वक्त जेलों में डाले गए थे, शाही किलों में लोगों को डाला गया था। आप देखें कि जर्नलिस्टों को कोड़े लगे थे, अखबारें ब्लैक आती थी, बिल्कुल हमारी खबर कोई नहीं छपती थी। आज तो ये सारा दिन लाइव टेलीविजन के ऊपर 6-6 घंटे लाइव चलते हैं, हमारी तो खबर भी अखबार में नहीं उस वक्त लगती होती थी। तो इनको कंपेयर नहीं करना चाहिए। जमहूरियत के लिए लड़ना और पका हुआ फैल खाना दो डिफरेंट चीजें होती हैं। ये उसी की पैदावार है जिसने इस मुल्क को इस तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा किया, जिसका आज हम योम स्याह मना रहे हैं। तो मेरा ख्याल है मरियम बीबी को सियासत से पहले बहुत सारा स्टडी करना चाहिए, बहुत सारा पढ़ना चाहिए। सियासत करना इतना आसान काम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया नाहिद खान साहिबा, बहुत शुक्रिया हमसे बात कर रही थी। अब आपकी जानिब आते हैं कि सवाल ही नहीं पता ना, आज मरियम सफदर को इसका पता था इल्ज़ाम क्या है। सवाल वो कहती हैं कि मैंने उल्टा JIT से पूछा कि इल्ज़ाम क्या है, तो उनके पास जवाब नहीं था। हुसैन साहब को भी नहीं पता उन पर इल्ज़ाम क्या है, हसन साहब को भी नहीं पता, वो कहते हैं JIT वाले मोटरसाइकिल चोरी का ही इल्ज़ाम लगा दें। तो वाकई फिर इतना मासूम ख़ानदान है, क्यों इतना मुश्किल में डाल दिया इनको? सही कह रही हैं। देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा वाज़े तौर पे मेरा ख्याल है पूरी एक किताबचा बन गया है इल्ज़ामात का, जिसके अंदर जिसको अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो इल्ज़ाम ये है कि नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली ने मनी लॉन्ड्रिंग करप्शन के ज़रिए पैसा कमा के लंदन में अपार्टमेंट्स ली, जो कि पाकिस्तान में कहीं किसी जगह जिक्र नहीं किया, कहीं डिस्क्लोज़ नहीं किया, और उसके ऊपर सवालात बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट ने बनाए। और 2 जज साहिबान ने तो उन्हीं इल्ज़ामात पे फैसला भी कर दिया कि नवाज शरीफ साहब नाअहल हैं आइन के तहत, और 3 जज साहिबान ने कहा कि नहीं, हम ये 13 सवाल बड़े क्लियरली बना के तो JIT को पेश करते हैं। तो मेरा ख्याल है ये मरियम बीबी का कहना बाहर आके कि हमें यही नहीं पता कि इल्ज़ाम क्या है, ये कोई कानून के मुताबिक, और जब आप वो जजमेंट पढ़ें तो मेरा ख्याल है दुरुस्त बात नहीं है बिल्कुल, बल्कि शायद मेरा ख्याल है इमोशनल टॉक ज़्यादा है, उसको आप हकायक पे बेस्ड स्टेटमेंट नहीं कह सकते। ठीक है, मैं मुस्तफ़ा आपसे भी जानना चाहूँगी कि जिस अंदाज में तनकीद की जा रही है और तनकीद से मामला बढ़ गया है, बाकायदा तौर पर धमकियाँ दी जा रही हैं JIT के मेंबरान को कि जी 10 जुलाई के बाद आपके हिसाब की बारी है, फिर आपसे हिसाब होगा, ये आप किस तरीके से देख रहे हैं कि वाकई में वो जो लोग बैठे हुए हैं तमाम, वो कहते हैं हरासा भी किया जा रहा है हमारे ख़ानदान को भी, नौकरों तक को भी, फिर भी वो दिन रात काम कर रहे हैं, इस पर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और ये कहते हैं दुबई क्यों गए थे जनाब? देखें, शुरू से जब से ये पनामा का केस आया है, जब से सुप्रीम कोर्ट ने इसको टेकअप किया और अब JIT तक जब ये केस पहुंचा है, तो नून लीग की कंसिस्टेंट एक जो पॉलिसी है वो ये है कि बाय डिज़ाइन ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को बल्कि JIT को मलाइन किया जाए। जो इनके एतराज़ात थे, पहले इन्होंने जब पहले दिन ही तारिक शफी साहब को बुलाया, उनसे 8-10 घंटे इन्होंने तफ्तीश की, तो उसके बाद ये फ़ौरन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि जी कि उनके ऊपर उन्होंने बड़ा दबाव डाला है, उनके साथ रवैया उनका ठीक नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके एतराज़ात को नहीं माना और रद्द कर दिया।
फिर इसी तरह आपको याद होगा तस्वीर वाला इशू, इन्होंने एक बात का बतंगड़ बनाया, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी रद्द कर दिया। तो ये एक बाय डिजाइन कर रहे हैं। लेकिन आज का जो दिन था सादिया, उसमें जो मरियम साहिबा ने जो 18-17 मिनट की गुफ्तगू की वहां से निकलने के बाद, उसके अंदर उस पे राना सनाउल्लाह ने पता है क्या कहा है कि जो काम या जो सियासी हैसियत मरियम बीबी को 10 सालों में मिलनी थी ना, वो आज जीआईटी की वजह से आज ही मिल गई। अब क्या कहें जी, अगर आप करप्शन के इल्जाम में पेश हों और उसको आप तशबीह दें कि एक बहुत बड़ी कोई जमहूरी आप जिद्दोजहद का हिस्सा बने, तो उसके ऊपर क्या कहा जा सकता है। लेकिन आज जो उन्होंने बात की, लॉन्चिंग वो समझ रहे हैं ना कि आज बड़ी बुरी लॉन्चिंग है फिर तो माजरत के साथ। तो जो उन्होंने गुफ्तगू की सादिया, उसके अंदर उन्होंने जिक्र किया सिविलियन सुप्रीमेसी का, उन्होंने जिक्र किया साजिश का, उन्होंने जिक्र किया डॉन लीक्स का, कि अब ये मामला सिविलियन सुप्रीमेसी का है ही नहीं, ये जमहूरियत की बका की जंग तो है ही नहीं। बताने के लिए काफी है कि आखिर इशारे कहां हो रहे हैं। एग्जैक्टली, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वाद के ऊपर इशारे कर रहे हैं। अब सिविलियन सुप्रीमेसी का अगर मामला होता तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मामले में खामोश कतन ना रहती। जिस तरह नाहिद खान साहिबा अभी बता रही थी, जिस जमहूरियत के लिए, इस निजाम के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी कुर्बानी है, और हमने बड़े गैर मकबूल फैसले करके भी हमने इस जमहूरियत को बचाया। जिस तरह धरने वाले मौके पर हम इनके साथ, हम निजाम के साथ खड़े हो गए। तो ये जमहूरियत की बका की जंग कतन नहीं है, साफ और सीधा सा मामला है कि एक पाकिस्तान के वजीर आजम और उनके खानदान के अफराद का नाम पनामा लीक्स में आया है, और उन्हें हिसाब देना चाहिए कि ये पैसे उनके पास कहां से। और अगर हिसाब आ जाता तो फिर मामला इतना तूल पकड़ता ही नहीं। राइट, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू रखेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक, यू वॉचिंग 92@8 विद सादिया अफजाल। अली जैदी साहब की जानिब जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो आज मरियम सफदर साहिबा ने मीडिया से बात की है, जीआईटी से बाहर वो आई, 2 घंटे तकरीबन उनसे सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहा, लेकिन मीडिया के सवालात उन्होंने नहीं लिए हैं। अपनी बात ज़रूर की, जिसमें हम कह रहे हैं कि जी साजिशों का जिक्र किया और मुखालिफिन पर इल्ज़ामात लगाए। उनसे एक सवाल किया गया था मनी ट्रेल के हवाले से, तो उन्होंने कहा जी वो दे दिए, मनी ट्रेल के हवाले से कोई ज़्यादा बात नहीं कर रहे। पूरा शरीफ ख़ानदान, हुसैन नवाज ने भी नहीं की, हसन नवाज ने भी नहीं की, लेकिन मरियम बीबी तो बात करके चली गई। हुसैन साहब क्यों आग बगोला हुए थे मनी ट्रेल के सवाल पर, और जवाब क्या दिया था, ये भी सुनिए। अगर आपने नवाज शरीफ की मनी ट्रेल की बात करनी है तो ना सिर्फ हम दे चुके हैं, बल्कि आपको पहले नवाज शरीफ का किसी असासे के साथ लिंक साबित करना होगा, उसके बाद आप बात करें। अली जैदी साहब क्या कहेंगे इस पे? वो तो गुस्से में आ गए। वैसे मरियम बीबी ने तो जवाब दिया नहीं, लेकिन ये खास रुके इस सवाल के जवाब में। मुझे पता क्या लगता है, वो अंदर जीआईटी के अंदर कोई पॉपकॉर्न मशीन लगी है, जो आता है बाहर पॉप पॉप कर रहा होता है। मुझे तो समझ नहीं क्या कि ओ भाई, ये बेसिक से इनको समझ नहीं आ रही कि क्या कर रहे हैं ये लोग। पहले तो मैं जरा मरियम बीबी के और जो नैरेटिव बिल्ड किया था पीएमएल ने, उसका जवाब दे दूं। ये भूल गए, ये तो बेनजीर भुट्टो शहीद की तो उन्होंने बात की जो उनके साथ किया था, ये भूल गए कि ये शैला रजा के साथ उन्होंने क्या किया था। ये भूल गए कि ये उस वक्त तो शायद 17-18 साल की थी या 16 साल की थी, वो शर्मिला फारूकी, उसके साथ उन्होंने क्या किया। ये अपना वक्त भूल गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और अगर क्राइम तो एक ही है ना, अयान अली का क्राइम और इनका मरियम का एक ही, मनी लॉन्ड्रिंग का क्राइम है, इन्वेस्टिगेशन एक ही है। तो अगर ये कौम की बेटी हैं तो फिर अयान अली को भी माने कौम की बेटी। ये कोई थोड़ी बात होती है। आपसे किसी ने कोई बदतमीजी की है, आपको सीधा बुलाया मनी ट्रेल दें, अच्छा आगे आ जाएं, कतरी शहजादा, इतनी बात जीआईटी पे। ये कतरी किसका विटनेस था? ये क्या आईसीआईजे का विटनेस था या पीटीआई का विटनेस था या सुप्रीम कोर्ट ने उसका नाम लिखाया था या शायद मुस्तफा खोकर साहब की जमात? किसका विटनेस था? ये तो था ही इनका साहब ने तो आज कह दिया कि जीआईटी के मेंबरान का कतर ना जाना हकायक छुपाने के मुतरादिफ है। मैं देखिए, ये विटनेस कतरी लेटर ये लेके आए नून लीग वाले, ये विटनेस भी उन्हीं का था। इसका मतलब है, ये बैरिस्टर साहब बैठे हैं, इसका मतलब है कि टू ब्रिंग द विटनेस टू द कोर्ट, ये इनका विटनेस था। इनको इंश्योर करना चाहिए था कि वो लेके आए अपने विटनेस को कोर्ट में। और दूसरी बात, अगर वो नहीं आता तो वो अच्छा मनी ट्रेल ही दे देना।
वो दे देना कोई बैंक स्टेटमेंट। वो खान साहब के ऊपर इल्जाम लगाया, जमायमा ने भेज दी ना बैंक स्टेटमेंट। अब हो जाएगा 11 जुलाई का उसका फैसला, जमा करा देंगे, फिर उसके ऊपर डिबेट आप कर ले। वो तो कुछ दे नहीं रहा, वो तो खत दे रहा कागज की पर्ची के, जी मैंने भाई कैसे दिए थे, ऊंटों पे दिए थे, क्या दिए थे। अभी हबीब बैंक लिमिटेड को अभी थोड़े दिन में पहले अखबार में पढ़ा था, जेआईटी ने बुलाया और हुदैबिया पेपर के वो सारे मांगे पेपर्स उन्होंने जमा करा दिए, 25 साल पुरानी। वो बैंकों के पास रिकॉर्ड होता है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ये कोई उधार खाता नहीं है कि जहां वो आप पर्चियों के ऊपर पैसे बांट रहे हो। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके पास है कुछ नहीं। वो सिर्फ उन्होंने, और ये जो पोर्ट कासिम के ऊपर एक बहुत बड़ा ड्रामा हो रहा है कतरी के साथ मिलके, ये उनका बिजनेस पार्टनर है, ये उसने इनको बचाया ताकि वो पैसे, वो खुद भी फंस गया, ये भी फंस गया। वो जहाज में बुला रहा है कि हम क्यों जाएं उसका जहाज लेके, हम चलो मैं जहाज बेचता हूं तुम आ जाओ। ये क्या बात हुई कि मैं नहीं आऊंगा। इनका विटनेस था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज जरा एक चीज क्लियर कर ले। मेमो गेट को भी आप याद करें, मेमो गेट में वो उनका क्या नाम था, वो मंसूर एजाज, उनकी क्या टेस्टिमनी नहीं ली गई थी? पाकिस्तान हाई कमीशन बुला के वीडियो के ऊपर टेस्टिमनी नहीं ली गई थी। और अगर ये कतरी के पास जाने के लिए बात भी करते हैं, जेआईटी के मेंबरान को पुश करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, अगर कहते हैं कि उनको भेजें जाके, क्योंकि जेआईटी तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स में काम कर रही है, तो फिर हम भी डालेंगे कि उनको इल्फर्ट भेजें काजी साहब के पास, जिनके बैंकों में साखदार ने सारी मनी लॉन्ड्रिंग की थी, जिनका स्टेटमेंट कन्फेशनल स्टेटमेंट जिसमें क्राउन विटनेस है, उसमें बैंक अकाउंट भी लिखा हुआ है उन्होंने। ये क्या बात हुई? कल को कोई भी उठ के कह सकता है, कल को किसी से भी सवाल हो, किसी का भी मुकदमा बने, कोई कहीं से खत ले आए और कह दे जी जाके पूछ लें, चले जाएं आप अफगानिस्तान चले जाएं जी आप जहां जाना है, भारत चले जाएं, बेशक उधर के कोई बिजनेसमैन का ले आता है, ठीक है। एग्जैक्टली, दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। ये कौम को धोखा दे रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं कि जी हम क्राइम किया है, साजिश हो रही है। साजिश सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, या कोई अल्ताफ हुसैन कहता था ना इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट मेरे खिलाफ साजिश कर रही है, या वो फौज को कहता था, ये किसको कह रहे हैं साजिश कर रही है? फौज कर रही है साजिश आपके खिलाफ, कह देना। बट अब पता नहीं, अब यहाँ पे इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट इशारा है कि अभी तक जो भी इशारे कनायों में बात की जा रही है वो या तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ होती है या फौज की तरफ होती है। बट मुस्तफा बता देना, फिर हुकूमत है, ठीक है, ये हुकूमत है जो कह रही है कि हमारे खिलाफ साजिश होती है, ये वो हुकूमत है जो कहती है हम जनाब अवाम का मैंडेट लेकर आए हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। आज उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म साहब के खिलाफ साजिश इसलिए हो रही है, वज़ीर आज़म को जो 2018 का इलेक्शन भी ये जीत जाएंगे, सीपेक के मंसूबे भी मुकम्मल हो जाएंगे, सड़कों के जाल बिछ जाएंगे, लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, इसलिए तमाम चीजें हो रही हैं। यानी कि देखिए, एक पहली साजिश है, बताते नहीं। एक पहली चीज तो ये है कि अवामी मैंडेट का मतलब ये नहीं है कि आपको मैंडेट एक दफा मिल जाए और उसके बाद आप तमाम कवानीन से मुल्क के बालातर हो जाए और उसके बाद आपसे कोई अगर करप्शन में आपका नाम आ जाए कोई पूछताछ ना करे। अवामी मैंडेट का ये मतलब हरगिज नहीं है। दुनिया में हमने देखा है कि जिन जिन लोगों का पनामा के अलावा, पनामा में भी जिनका नाम आया उन्होंने भी रिजाइन किया, आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन किया, और कितने हमने स्कैंडल्स देखे कि लोग, इलेक्टेड लोगों ने, प्राइम मिनिस्टर्स ने, पार्लियामेंटेरियंस ने दुनिया भर में रेजिग्नेशंस दिए जब उनका नाम करप्शन के केसेस में सामने आया। तो एक चीज तो ये है। दूसरा, जहां तक मुल्क के अंदर दूध और शहद की नहरें बहा देने का इनका दावा है, तो क्या इस मुल्क में ये एनर्जी क्राइसिस खत्म कर सके? एक साल और भी गुजर जाए, ये एनर्जी क्राइसिस नहीं खत्म कर सकेंगे। जहां तक ताल्लुक है सी पैक का, तो सी पैक पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक स्ट्रेटेजिक मुआहदा है और उसकी जो स्ट्रेटेजिक मुआहदे हैं वो हुकूमतों के आने जाने से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक और सीपेक का आई थिंक ये हम पहले भी बात आज सुबह अपनी ट्रांसमिशन में कर भी रहे थे कि उसकी तो गारंटी फिर फौज ने दी है, एस्टैब्लिशमेंट ने दी है। वो मुलाकातें जो हैं वो आर्मी चीफ से हो रही होती हैं, यहाँ पर हो रही होती हैं, तो सीपेक के देखिए, रियासत पाकिस्तान के अंदर रियासत का मंसूबा है, रियासत का हुकूमत का नहीं है, और खुसूसन उसके अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है पाकिस्तान की, उन सब का कंसेंसस है उसके ऊपर। अगर नून जाएगी, पीटीआई आएगी या पीपल्स पार्टी आएगी, तो क्या ये उसको बंद कर देंगे? या कोई और पॉलिटिकल पार्टी आएगी तो उसको बंद कर देंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। तो उसकी ओनरशिप काफी हद तक पाकिस्तान की अफवाज उसके अंदर काफी उसको सीरियसली देख रही हैं, लेकिन सियासतदानों की भी ओनरशिप है। हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उसके अंदर बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है। गवादर पोर्ट का सिंगापुर से लेकर चीन के हवाले करना, ये सारा प्रोजेक्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का विजन इसमें शामिल है। तो ये ऐसी बात नहीं है कि अगर ये चले गए तो सीपैक जो है वो मुतनाजा हो जाएगा या सीपैक पे काम रुक जाएगा। ये अपनी तरफ से ऐसी ब्रेक से वापस आके फिर बैरिस्टर अली जफर साहब की कोशिश करेंगे कि आज एक और उन्होंने बात की थी। जी अली सादिया, मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त अभी चीज भेज रहा, अभी सॉरी मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रहा हूं। जी मेरे पास एक अभी बड़ी जबरदस्त किसी ने तस्वीर भेजी है। ये जो मरियम नवाज साहिबा, मरियम सफदर साहिबा, क्योंकि वही नाम है उनका, ऑफिशियल नाम तो वही है,
जिस गाड़ी में BMW 7 सीरीज में गई थी उसकी नंबर प्लेट जो लगी हुई थी वो थी UB जी, वो सुबह हमने बताई है, वो होंडा मोटरसाइकिल वो होंडा मोटरसाइकिल निकला है। नहीं ये मैंने अभी निकाला, मैंने अभी बैठे किसी ने मुझे भेजा ये टोयोटा बेल्टा है, सॉरी हमारे रिपोर्टर्स बड़ी काम की खबरें निकाल के ले आते हैं। हाँ ये इस्लामाबाद एक्साइज islamadexcise.gov.pk की वेबसाइट है। मोटरसाइकिल है जी, नंबर नहीं जाली नंबर प्लेट है वो लगी हुई थी। मैं एक ब्रेक ले लूं। 2006 की जिस पर टैक्स ही नहीं भरा हुआ, कानून के बड़े पासदारी करने के लिए निकलेंगे, टैक्स नहीं भरा, पाकिस्तान को पैसा चुरा के। राइट, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से आएंगे तो आज मरियम सफदर साहिबा ने एक और बात की थी कि नवाज शरीफ ना झुका है ना झुकेगा। शायद वो ये भूल गई कि फिर मुशर्रफ साहब से माफ़ी मांगकर मुआहिदा करके कौन बाहर गया था। पहले तो यही नहीं माना जा रहा था कि कोई मुआहिदा हुआ है, फिर पता चला नहीं 5 साल का हुआ है, बाद में पता चला नहीं 10 साल का मुआहिदा हुआ है जब मंजर आम पर आ गया। मजीद बात करेंगे एक वक्फे के बाद। जी वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। बैरिस्टर साहब, मैं चाहूँगी कि आज एक और जो चीज़ हमने देखी है जिस पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी हो रही है, उनसे जवाब भी तलब किया गया है। जो SP अरसला सलीम का सलूट है वो बड़ा मकबूल हुआ और ये पूछा गया कि जनाब एक आम शहरी की हैसियत से गई थी मरियम सफदर साहिबा, पब्लिक ऑफिस होल्डर भी नहीं है, ना सिर्फ उनको बल्कि एक और पुलिस एहलकार ने तो कैप्टन सफदर को भी सलूट किया है। तो ये जो गुलामाना जहनियत की अक्कासी करती हैं इस किस्म की हरकत, उस पर आप क्या कहेंगे कि वाकई में फिर ये जो इदारे या इनके लोग, इनके मातहत एहलकार हैं, वो ये समझते हैं कि जनाब माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और ये हमेशा से पाकिस्तान की सियासत में इस मुल्क में रविश रही है? देखें, प्रोटोकॉल जो सादिया दिया जाता है वो एक पोस्ट को दिया जाता है। प्राइम मिनिस्टर हो गया, चीफ जस्टिस हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, और उनको एक प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी का इशू चूंकि होता है तो ये एक हमारे दस्तूर में, हमारे कानून में, रूल्स ऑफ बिजनेस में सेट स्टैंडर्ड्स हैं जिसके तहत प्रोटोकॉल दिया जाता है। लेकिन ये प्रोटोकॉल जो है, या सल्यूट या इसको जिस तरह भी कह देंगे, कारों का कॉन्वॉय या सड़कें बंद करना किसी के आने जाने के लिए, ये चीज़, इस किस्म का प्रोटोकॉल पोस्ट वालों के ख़ानदान के अफरादों तक नहीं पहुंचता। तो अगर प्राइम मिनिस्टर साहब हैं तो उनकी फैमिली वो एंजॉय नहीं कर सकती, इसी तरह अगर वो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी फैमिली नहीं कर सकती। तो ये जो हो रहा है इसमें मुझे शक ये है कि ये बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी इस तरह की बात दी जा रही है, इस तरह का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और साफ शफाफ सबके सामने दिया जा रहा है। अब एक इसमें ज़रूर मैं बात कहूँगा कि हो सकता है सिक्योरिटी इशू कोई हो, वहाँ तक अगर कोई प्राइम मिनिस्टर साहब के बच्चों को कोई सिक्योरिटी फराहम कर रहा है तो उसमें मेरा ख्याल है हमें शक नहीं कोई करना चाहिए, ना हमें कोई इतराज़ होना चाहिए। लेकिन बहुत बड़ा प्रोटोकॉल जिस तरह का नज़र आया, ये बिल्कुल गलत बात है। आप देखें, मैं आपसे, आप अभी जिक्र कर रही थी अपने प्रोग्राम में कि क्या एक औरत का, एक बीबी का कोर्ट में जाना या GIT में जाना वो कोई बहुत बड़ी बात है। मैं वकालत कर रहा हूँ बहुत अरसे से, और अगर आप थोड़ी देर के लिए फैमिली कोर्ट्स में चली जाएं या सिविल कोर्ट्स में चली जाएं या हाई कोर्ट्स में चली जाएं तो वो भी हमारी हजारों लाखों बेटियां हैं जो कि सारा दिन अदालत के सामने बैठी रहती हैं। बच्चों की कस्टडी के मैटर्स आए होते हैं, तो अदालत में जाना, इन्वेस्टिगेटिंग टीम में जाना, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो कि आप जिस पे कहें कि बहुत बड़ा जुल्म हो गया। ये तो मेरा ख्याल है एक नॉर्म है, एक नॉर्मल चीज़ है, और बहुत सी बेटियों के साथ होता है, बहुत सी माओं के साथ होता है, बहुत सी हमारी बहनों के साथ होता है। उसके अलावा आप ये भी देखें कि जो GIT में मरियम बीबी को जाना पड़ा था, वो सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि उनका जिक्र नहीं किया नाम से, लेकिन जो इशू फ्रेम किया वो एक बड़ा क्लियर है, और वो ये है कि जो कंपनियां थी जो पनामा की, उसका मालिक कौन है असल, और GIT ने ये पता करना है। ये चीज पता करने के लिए आज उन्होंने ये बात की भी है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में तो मेरा नाम ही नहीं है।
जी वो सही, वहां दुरुस्त कह रही है कि नाम नहीं है, लेकिन JIT को जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप ये पता करें कि इसका असल मालिक कौन है, और असल मालिक पता करने के लिए नेचुरली JIT को बुलाना था। अगर बल्कि ना बुलाते तो ना इंसाफी होती। बुलाना, इंसाफ का तकाजा पूरा करना है, उनको बात उनकी सुनना, उनसे तहकीकात करना, यही इंसाफ का तकाजा था। अगर वो ना बुलाते तो मैं कहता कि JIT फिर गलत काम कर रही है अगर ना बुलाती। तो ये इसको आप एज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस देखें। और इसका जो मेन, मैं आखिरी बात अगर इजाजत हो तो कर लूं, मेन जो आप इस केस को देखता हूं मैं, वो ये है कि रूल ऑफ लॉ, जो जिसका प्रिंसिपल ये है कि एक कानून हर एक पे लागू होता है, चाहे वो पावरफुल हो, चाहे वो कमजोर हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। तो ये एक प्रिंसिपल सेट हो रहा है इस केस में, और उसकी वजह से शायद लोगों को नाराजगी है कि ये कैसे हो सकता है कि हमसे सवालात पूछे जाएं। तो ये एक अच्छा एक ट्रेंड है, एक अच्छा एग्जांपल सेट हो रहा है। मेरे पास टाइम भी थोड़ा, अगर आप इजाजत दें तो मैं अली जैदी साहब की तरफ और फिर मुस्तफा साहब की तरफ भी जाऊंगी। आप सही कह रहे हैं कि एक अच्छा एग्जांपल सेट हो रहा है, और आगे जाके भी वी होप कि ये चीज़ कंटिन्यू इसी तरीके से करती है। अली, ये जो साजिशों का जिक्र हो रहा था, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ तो साजिशें झेल जाएगा। आज ये मरियम सफदर साहिबा ने कहा है जो साजिशें कर रहे हैं, लेकिन डरो उस वक्त से जब नवाज शरीफ अपनी कहानी अवाम के पास लेकर जाएगा। PTI को कितना डर लग रहा है? मैं तो ये देखिए, ये साजिश खुद अपने खिलाफ कर रहे हैं। मैं सिर्फ बैरिस्टर साहब की बात पे एक कमेंट कर दूं कि जो उन्होंने, अब मैं एग्री कर रहा हूं, उन्होंने जो कहा ना कि मरियम का नाम नहीं है, असल में मरियम को तो फंसाया मरियम के सगे भाई ने। उन्होंने, आपको याद है, अल्हम्दुलिल्लाह नीलसन ने नेस्कॉल हमारी है और इसकी अल्टीमेट बेनिफिशरी मेरी हमशीरा मरियम सफदर है। ये किसने कहा था टीवी के ऊपर बैठ के? तो इनका तो नाम नहीं था, इनको तो फंसा दिया इनके भाई ने। ये उससे जाके लड़े ना, ये तो फिर उससे जाके लड़े तो टीवी पे कहा था उसने अल्हम्दुलिल्लाह कह के। अच्छा, अब आपने जो बात की है कि ये के अपनी कहानी सुनाए, ओ भाई पहले JIT को तो कहानी सुना दो, पैसे आए कहां से और बाहर भेजे कैसे, सोर्स ऑफ फंड्स, मनी ट्रेल। ये पूरी कौम यही कह रही है कि अपनी कहानी सुना दें। कोई सोचे इन्होंने अपनी करप्शन बचाने के लिए सादिया पूरे कौम का कितना नुकसान किया है। ये पैसे हिसाब ये नहीं दे रहा है। इधर आज रुपया क्रैश कर गया, स्टॉक मार्केट उधर क्रैश, जिसके ऊपर ये बड़ा स्टॉक मार्केट उधर क्रैश कर दी, एक्सपोर्ट्स हमारी तबाह हो गई हैं, लोग बैठे हुए इन्वेस्टमेंट कर जी पता नहीं क्या होगा JIT में। पूरी कौम को उन्होंने जो है वो कोने में पूरी इकोनॉमिक कंडीशन तबाह कर दी है। और क्यों की है? ठीक है, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। लास्ट कमेंट में चाहूंगी मुस्तफा आपसे आ जाए कि जो वाकई चीजें कि जो मर्जी आप अब दावे कर लें, जो मर्जी आप इल्जामात लगा लें, उनसे बात नहीं बनने वाली, और ये चीज नजर आ चुकी है नून लीग को। बिल्कुल, जमहूरियत की बका की कोई जंग नहीं है। ये एक सिंपल एंड प्योर रूल ऑफ लॉ का केस है। जिस तरह अली जफर कह रहे थे कि इस मुल्क में ताकतवर और हुक्मरान को भी अकाउंटेबल बनाया जा सकता है, ये प्रेसिडेंट सेट होना है। और ये प्रेसिडेंट, हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान की अदलिया के सामने जो ये इस वक्त केस है उसमें ये जरूर सेट करेगी। और इस मुल्क में कोई भी कानून से बालातर नहीं है, चाहे वो मुल्क का वजीर आजम हो, चाहे उसके बच्चे हों, सबके साथ यकसा तरीके से। जो दावे किए जाते हैं कि जी कानून सबके लिए बराबर है, इंसाफ सबके लिए होना चाहिए, वो फिर नजर भी और फिर देखें ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर आजम को तो इसी सुप्रीम कोर्ट ने यूसुफ रजा गिलानी साहब को डिस्क्वालीफाई किया। तो अब हमारे वज़रा और हमारे वज़ीर आज़म के साथ आप एक तरह का सलूक करते रहे, और अब जब इस तरह इनकी बारी आ जाए तो उस वक्त कोई डिफरेंस होनी नहीं चाहिए। सबके लिए बराबर कानून होना चाहिए। और अगर इन्होंने कोई गलती की है तो उसके लिए अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा, आपने हमें ज्वाइन किया। आपका भी बेहद शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।